स्माइल प्रोग्राम मैथ्स पेपर 4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो हम अभी देख रहे हैं। ये पेपर आज ही आया है और कोशिश है कि ये आज ही इसके सॉल्यूशंस हैं वो मैं अपलोड कर दूँ। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 12 और 336 है। यदि एक पूर्णांक 48 है तो इसका दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो जब दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम मतलब लेसम से दे रखा हो और एक पूर्णांक दे रखा हो, दूसरा पूर्णांक पूछा हो, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें एक सूत्र लगता है और वो सूत्र है पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बराबर लैसे गुणा में से। ठीक है, पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बराबर लैसे इंटू में से। अब ये जो सूत्र है इसमें आपको कोई भी तीन चीज़ें दे रखी होगी और आपसे कोई भी एक चीज़ पूछी जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में आपको लैसे में से मतलब लैसे में से एचसीएफ एलसीएम 12 और 336 ये दोनों दे रखे हैं और इन दोनों में से एक चीज़ कोई भी एक मान लीजिए इसको, तो वो एक दे रखा है और आपसे दूसरा वाला पूछ लिया। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें आपको पहला पूर्णांक भी दे रखा हो, दूसरा पूर्णांक दे रखा हो और मान लीजिए लैसे दे दिया और आपको में से ज्ञात करना हो, या फिर आपको में से दे दिया उसमें लैसे ज्ञात करना हो, या फिर इन दोनों में से एक दे दिया जैसा कि ये क्वेश्चन है ही। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इस वाले सूत्र से हल हो जाएंगे। तो अब हम इसको हल करते हैं जिसमें हमें जो जो चीज़ें दे रखी है वो हमें पुट करनी है। तो पहला पूर्णांक है ये इसने दिया है कितना 48 इंटू दूसरा पूर्णांक बराबर लेस है, यहाँ पे लेस है और मैस है 12 और लेस है 336। तो ये सूत्र में आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे, बट फिर भी मैं यहाँ पे लेसे की जगह पे 336 लिख देती हूँ और मैसे की जगह 12 लिख देती हूँ। गुणा के अंदर क्या होता है कि आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे 4 गुणा 3 है उसको आप 3 गुणा 4 भी तो लिख सकते हैं, उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप इसको उस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आगे दूसरा पूर्णांक बराबर 336 इंटू 12 बट्टा 48। आगे इसकी काटापीटी करनी है तो ये 12 4 हो गया 48। आगे इसको और काट लेंगे तो ये जाएगा 4 अंटे 32, बच गया कितना 1 और 1 और 6 हो गए 16, तो 4 चौक हो गए 16। तो यहाँ पे जो दूसरा पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक ये हमारे पास में कितना आ गया 84। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। cos 2a बराबर sin 4a हो तो 2a तथा 4a न्यून कोण हो तो हमें इसमें a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन के कोस के इनके 90 माइनस थीटा वाले जो सूत्र होते हैं वो सूत्र यहाँ पे लगेंगे। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा का जो मान है वो कोई भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे कोस थीटा है, इसकी जगह पे अगर मैं ये वाला मान दे दूँ थीटा को 2a, तो कोस 2a बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस 2a। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम कोस 2a की जगह पे ये मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा साइन 90 माइनस 2a 2a बराबर साइन 4a। ठीक है, अब देखिए बराबर के दोनों तरफ साइन है तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, साइन से इस साइन को हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 90 माइनस का 2a बराबर 4a मतलब 4a। अब इसको इधर ले आएंगे और जो 90 मतलब 90 है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये माइनस का 2a ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 4a बराबर 90 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 90। आप इन दोनों को माइनस का 2a और माइनस का 4a ये हो जाएगा माइनस का 6a। क्यों? क्योंकि समान चिन्ह है, जोड़ेंगे और निशान किसका आएगा, माइनस का निशान आएगा। ठीक है, आगे माइनस का क्या हो गया 90 हो गया, तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 90 बट्टा 6। 90 में आप 6 का भाग दे देंगे तो 6 कम 6 बच गए कितने 3, तो 6 पंजे
30। ठीक है, तो ए बराबर आपके पास में आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हालांकि 1 नंबर का है, छोटा सा क्वेश्चन, आप सीधा भी याद रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। तो एक त्रिभुज जो होता है, जैसे कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में यहाँ पे 2 शब्दों का यूज़ हुआ है, एक तो केंद्रक और एक माध्यिका। तो पहले हम देखते हैं माध्यिका क्या होती है। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, माध्यिका। जैसे यहाँ पे ये माध्यिका हो गई, इस वाले शीर्ष से जब आप सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये भी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। और इसी तरह से जब इस वाले शीर्ष से आप सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये भी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। ठीक है, तो ये तीनों इसकी क्या हो गई, माध्यिका। और ये जो बीच वाला बिंदु जहाँ पे ये तीनों माध्यिकाएं आपस में मिलती हैं, वो बिंदु जो है, ये वाला बिंदु क्या कहलाता है, ये बिंदु कहलाता है केंद्रक। तो ये जो केंद्रक वाला बिंदु है ये इन माध्यिकाओं को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका आंसर होगा 2:1। ये देखिए, ये यहाँ से देखिए यहाँ तक की जो दूरी है ये बड़ी है और ये छोटी है ना। तो ये जो इनका अनुपात है ये अनुपात होता है 2:1। मतलब जो बड़ा वाला जो भाग है इस माध्यिका का, ये 2 अनुपात में विभाजित होता है और छोटा वाला 1 अनुपात में, 2:1। ठीक है, इस तरह से ये केंद्रक इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो आप इसका 2:1 जो है ये अनुपात आप इसका याद रख सकते हैं, लेकिन आप चित्र के हिसाब से थोड़ा समझ करके इसको याद करेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ध्वजांक विधि से 4532 में डिवाइड करना है, भाग देना है 112 का। यहाँ पे 4532 जो है ये तो है हमारा भाज्य और 112 जो है ये है हमारा भाजक। अब ये जो ध्वजांक विधि है इसमें जो भाजक वाली संख्या आपको दी हुई होती है उसमें आपको 1 या 2 अंकों को अपने अनुसार ध्वजांक मान के चलना होता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है पूरी तरह से कि आप 1 अंक को ध्वजांक लेके चलते हैं या फिर 2 अंक को लेके चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं 1 अंक को ध्वजांक मान के और उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। और मैं आपको भी ये सजेशन दूंगी कि आप 2 अंकों की बजाय आप 1 अंक को ध्वजांक मान के चलने वाली जो प्रक्रिया है आप उसी के ऊपर रहें, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 2 अंकों को मान करके ध्वजांक मानकर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आगे जाकर के जो हम संशोधित भाजन निकालते हैं उसमें अलग अलग तरह से आपको क्वेश्चन को हल करना पड़ता है और वो कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए अगर आप 1 अंक को लेकर के ध्वजांक मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए सारे जितने भी क्वेश्चंस आए सभी क्वेश्चंस के लिए प्रक्रिया आपके लिए एक जैसी रहेगी, आपको कहीं पे भी कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मैं 2 को मान के चल रही हूँ ध्वजांक और ये जो 11 है ये हमारे शेष जो अंक बच जाते हैं वो अंक है। तो ध्वजांक विधि में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको 3 खंड बनाने होते हैं। ठीक है, 3 खंड बनाने होते हैं। इसमें सबसे पहला जो खंड है ये हमारा प्रथम खंड, उसके बाद जो बीच वाला है ये है हमारा मध्य खंड, उसके बाद में लास्ट वाला जो है ये है हमारा तृतीय खंड। अब इसमें क्या होता है, जितने अंकों को आप ध्वजांक मान के चल रहे हैं उतने ही अंक इस भाज्य में से इस तीसरे वाले खंड में आते हैं और शेष जो अंक बच गए वो मध्य खंड में आते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 अंक को ध्वजांक माना है तो ध्वजांक आप यहाँ पे लिख देंगे और जो बच गए हैं अंक वो आप यहाँ नीचे की तरफ लिख देंगे। और 4532 ये संख्या है, इसमें से 1 अंक जाएगा तीसरे वाले खंड में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इधर, और बाकी जो 3 अंक बच गए 4 5 3 ये तीनों की तीनों आ जाएंगे मध्य खंड में। तो 4 ये 5 और ये 3। ठीक है, अब इसको हम आगे कर लेते हैं। तो ध्वजांक विधि जो है इसमें साइड में वैदिक में क्या संकेत चलते रहते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम संकेत के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहली प्रक्रिया की और 45 में हम 11 का भाग देंगे। तो 45 जो है इसमें आप 11 का जब भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 11 4 44, कितने बच गए, 1 बच गए। तो हमारे पास में यहाँ पे भागफल आ गया 4 और शेष हमारे पास में क्या आ गया, 1। तो आप भागफल यहाँ पे 4 लिख देंगे और शेष जो है ये आप यहाँ पे 3 जो अगला अंक है उसके नीचे लिख देंगे।
तो इस प्रक्रिया के अनुसार जो हमारा नया भाज्य है वो क्या बन जाएगा, नया भाज्य बन जाएगा 13। फिर आप निकालते हैं इसे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य तो नया भाज्य माइनस ये जो है, इसका सूत्र क्या होता है, नया भाज्य माइनस ये जो भागफल आया वो, और ये जो ध्वजांक है, प्रथम भागफल जो आया उसका हमें ध्वजांक से गुणा करके लिखना होता है। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 4, मतलब कितना आ गया 13 - 4 दूनी 8, तो कितने बच गए, ये बच गए 5। तो हमारे पास में संशोधित भाज्य जो है कितना आ गया, 5 आ गया। तो जो अगली प्रक्रिया है, अगली प्रक्रिया के तहत हमें क्या करना है, अगली प्रक्रिया में हमें 5 में 11 का भाग देना है। ठीक है, 5 में 11 का भाग देना है, तो आप 5 में भाग देंगे 11 का। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जब भी आप भाग देने की प्रक्रिया करें तो उसमें हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा किसी भी पहाड़े की जो शुरुआत है वो आप पहाड़े की शुरुआत करें 0 से। उससे क्या होगा कि जितनी भी जैसे भाग टूट वाली प्रॉब्लम आती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो भाग करने के अंदर 0 जहाँ पे भाग टूट की बिंदु लगानी होती है तो वो गलती कर देते हैं। इसलिए हम क्या मान के चलते हैं, हम हमेशा ये लेके चलते हैं कि कोई भी जो संख्या होती है उसका पहाड़ा, उसका जो टेबल है वो 1 से स्टार्ट नहीं होकर के 0 से स्टार्ट होता है। जैसे 2 × 0, जैसे 2 एकम 2 हम लेके चलते हैं तो उसकी जगह आप लेके चलिए 2 0 0। उससे क्या होगा कि ये जो भाग टूट वाली जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी गलती हो जाती है वो गलती भी आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 11 का हमें 5 में भाग देना है, छोटी संख्या है 11 से, तो ये 0 बार डिवाइड होगी, तो 11 0 0। तो यहाँ पे शेष क्या बच गया, 5 बच गया। तो यहाँ पे जो भागफल है वो हमारे पास में आ जाएगा 0, और जो शेष फल है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, शेष फल आ जाएगा हमारे पास में 5। तो आप यहाँ पे तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और शेष फल जो है ये आगे वाला जो तृतीय खंड है इसके अंदर चला जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितना बन गया है, नया भाज्य हमारे पास में, नया भाज्य आ गया इधर, मैं यहीं पे लिख देती हूँ आगे। तो नया भाज्य जो है ये हमारे पास में आ गया 52। फिर इससे आप निकालते हैं संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य बराबर क्या होता है, संशोधित भाज्य बराबर होता है नया भाज्य माइनस ध्वजांक इंटू जो अगला भागफल आया वो द्वितीय भागफल। ठीक है, नया भाज्य हमारा है 52 माइनस ध्वजांक हमारा 2 इंटू द्वितीय भागफल आया है 0। और ये जो तीसरे वाले खंड के अंदर जो भी हम संशोधित भाज्य निकालते हैं वही हमारा हो जाता है अंतिम शेषफल, यही हो जाता है हमारा अंतिम शेषफल। तो ये कितना आ जाएगा 52, 52 में से गया तो कितना बच गया, ये आ गया 52। तो हमारा अंतिम शेषफल है जो हमारे पास में कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास में 52। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर भागफल हमारे पास में आ गया कितना, 40, और जो शेषफल है वो हमारे पास में आ गया 52। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अपने को 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने होंगे, उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हो तो हम 2 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी लेते हैं, हम लेते हैं x+1 और x+3। तो माना प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया x+1 और द्वितीय विषम धनात्मक पूर्णांक वो आ गया x+3। मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर हमें विषम की जगह पे सम दिया हुआ होता तो आप क्या लेते, तो आप यहाँ पे लेते x पहला तो, और दूसरा x+2। क्योंकि विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो तो क्रमागत रूप से ना तो विषम हो सकती है और ना ही सम हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए संख्याएं हैं 1 और 2 है तो इसमें ये सम हो गई और ये विषम हो गई। लेकिन 1 है तो उसके बाद में अगली जो विषम संख्या आएगी वो 2 अंक छोड़ के आएगी, 1 और 2 ये छोड़ करके अगली विषम संख्या आएगी। इसलिए 2 2 का
गैप होता है, चाहे आप सम संख्या की बात ले लीजिए चाहे आप विषम संख्या की बात ले लीजिए। इसलिए विषम अगर लेना होता है तो हम लेते हैं x+1 और x+3, और अगर सम लेना होता है तो हम लेते हैं x और x+2, दो का गैप होना चाहिए। ठीक है, अब इसको आगे कर लेते हैं। तो ये दो हो गए हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक, इनके वर्गों का योग 290 हो। तो ये जो पहली संख्या है इसका वर्ग है x+a का स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या है इसका भी वर्ग, ये हो जाएगा x+3 का स्क्वायर। पहली का वर्ग x+a का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर x+3 का होल स्क्वायर, और दोनों का क्या बोला है इसने, योग। तो हमने बीच में क्या लगा दिया है, प्लस लगा दिया। ये मिला करके कितना है, 290 है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सूत्र लग रहा है a+b के होल स्क्वायर वाला। क्या होता है a+b के होल स्क्वायर का सूत्र, ये होता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको भी खोल सकते हैं। तो पहली संख्या यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर जो एक ही होता है, प्लस 2 गुणा x गुणा 1, प्लस अब इसका करते हैं। तो पहली संख्या का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 3, ये किसके बराबर आ जाएगा, 290 के बराबर आ जाएगा। इसको आप आगे हल करें तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 को इससे गुणा करेंगे x से, और 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, और x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस 2 तिया 6, और 6 को x से गुणा किया तो हो गया 6x बराबर कितना 290। ठीक है, इसको आगे करेंगे तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर, 2x और 6x ये कितना हो गया 8x, 9 और 1 कितना हो गया 10, आगे बराबर में हमने लिख दिया 290। अब आगे करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, इसको इधर लाएंगे तो यह जाएगा माइनस का 290 बराबर हो गया 0। आगे करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 10 और माइनस का 290, तो ये हो जाएगा माइनस का 280 बराबर आ गया 0। ठीक है, अब ये जो संख्या है इसमें से 2 कॉमन है, 2 8 और 280 जो इसमें 2 कॉमन है, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे थोड़ा छोटा हो जाए क्वेश्चन। तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस ये 8 2 के पाड़े में 4 बार आता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 2 का इसमें डिवाइड करके देख लेंगे तो 2 1 2, 2 4 8 और 0 का 0 बराबर 0। अब ये जो 2 है अगली संख्या के बटा में जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140 बराबर 0/2, मतलब क्या बन गया, ये 0 बन गया। तो आगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140 बराबर 0, ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए अलग अलग तरह की विधियां काम में ली जाती है, आपकी मर्जी है कि आप कौन सी वाली विधि से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम गुणनखंड विधि है वो भी काम में ले सकते हैं, और आप श्रीधराचार्य जो विधि है वो भी काम में ले सकते हैं। तो गुणनखंड विधि जो है उससे अगर हम इस क्वेश्चन को हल करें तो उसके लिए एक मैं ईजी तरीका आपको बता रही हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे a का मान लिख दीजिए, a बराबर है 1, b का मान है यहाँ पे कितना 4, a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक जो होता है वो b होता है, और जो संख्या होती है वो c होता है। तो c बराबर हो गया माइनस का 140। फिर आप a और c का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो a इंटू सी यहाँ कितना आ गया 1 इंटू माइनस 140, तो ये आ गया माइनस का 140। ठीक है, अब आपको फैक्टर करने हैं। अब आपको जो 140 है इसके इस तरह से 2 टुकड़े करने हैं कि भैया आप उन दोनों को जोड़ो तब तो आपको मिल जाए 4, और जब आप गुणा करो तो आपको मिल जाए माइनस का 140। तो इसके ये थोड़ी बड़ी संख्या है, डायरेक्ट आप फैक्टर आपको निकालने में परेशानी हो सकती है। तो आप इसका क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लीजिए। तो जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 70, 2 कितनी बार 35, फिर आ जाएगा ये 5 का 7 बार, फिर 7 और फिर कितना 1। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि आपको जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो आप यहाँ से देखिए 2 के जोड़े बना के देख लीजिए आप किस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप अगर 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा
14 और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 10। तो अगर हम संख्याएं ले लें 14 और 10 तो हमारा काम हो सकता है। अगर प्लस का 14 हो और माइनस का 10 हो तो जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए प्लस का 14 हो और माइनस का 10 हो, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे 14 माइनस 10 तो कितना आएगा 4, और गुणा करने पे ये मिल जाना चाहिए। तो जब आप 14 को गुणा करेंगे माइनस के 10 से तो आपको कितना मिल जाएगा, माइनस का 140 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी होएगी, 14 और माइनस का 10। इसे आप आगे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 10x माइनस का 140 बराबर कितना 0। अब आप दो में से दो जो पद है उनमें से कॉमन ले लीजिए। तो जो पहले वाले दो हैं इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, प्लस यहाँ से x ले लिया बाहर, कितना बचा 14। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे दोनों में माइनस था तो मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो आपके पास में पीछे क्या बचता है, प्लस बचता है। ठीक है, 10 आपने ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बच गया, x बच गया। यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया था तो क्या बच गया, यहाँ पे भी प्लस बच गया। अब ये देखिए 140 में आप जब 10 का डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। तो आप यहाँ 14 लिख सकते हैं जो हमारे पास में बचा है। अब ये दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी व्यंजक है वो आपके पास में सेम आने चाहिए, तो ये सेम आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 14 और बाहर क्या बच गया, x माइनस का 10 बराबर कितना 0। इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको अलग अलग अगर हम 0 के बराबर रखें, मैं यहीं पे रख रही हूँ। अगर आप x प्लस 14 है इसको आप 0 के बराबर रखें तो x बराबर हो गई माइनस के 14, जबकि यहाँ पे ये बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक। इसका मतलब ये तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। फिर x माइनस 10 बराबर 0 को 0 के बराबर रखिए, x माइनस 10 को 0 के बराबर रखिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर x का मान 10 है तो हमने संख्याएं क्या मानी थी, हमने मानी थी x प्लस 1 और x प्लस 3। तो जो फर्स्ट वाली संख्या है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, x प्लस 1 के हिसाब से 10 प्लस 1 मतलब 11, और सेकेंड वाली संख्या हमारे पास में आ जाएगी कितनी, 10 प्लस 3 मतलब कितना 13। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास में, 11 और 13। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप वापस से चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो भी किया है वो सही है या गलत है, तो आप चेक करके देख लीजिए। तो विषम धनात्मक जो पूर्णांक है इनके वर्गों का योग 290 होना चाहिए। तो देखिए 11 का वर्ग करेंगे 121 आएगा, 13 का वर्ग करेंगे 169 आएगा। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास में 290 आएगा, और इसके पास में भी क्या आ रहा था, 290 ही आ रहा था। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा पर 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग वाली प्रश्नावली है वहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से चित्र बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये बोल रहा है एक मीनार की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये कोई हमारी मीनार है। ठीक है, इस मीनार के आधार से सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर यहाँ आधार हो गया, यहाँ से आगे हम चल रहे हैं तो 4 मीटर की जो दूरी है, मान लीजिए वहाँ पे कोई बिंदु स्थित है A, तथा मीनार के आधार से ही कितने मीटर, 9 मीटर की दूरी। आगे हम चलते गए तो मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा बिंदु मिल गया जिसे हमने B बिंदु नाम दे दिया, और इसकी दूरी हमारे पास में आ गई, मान लीजिए कितनी, 9 मीटर। ठीक है, दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो पूरक कोण है। तो यहाँ से एक कोण बन रहा है ऊपर की तरफ, उन्नयन कोण है ये, और एक यहाँ से भी ऊपर की तरफ एक कोण बन रहा है। जो ऊपर की तरफ कोण बनता है नीचे वाले बिंदु से वो उन्नयन कोण होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक कोण बन रहा है ये वाला, और एक कोण यहाँ पे बन रहा है ये वाला। ये दो कोण यहाँ पे बन रहे हैं, और ये जो ऊपर वाला बिंदु है मीनार के शीर्ष पे, इसे हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये बिंदु है हमारा C, और ये वाला जो नीचे वाला बिंदु है ये बिंदु मान लीजिए है D। ठीक है, ये हमारा चित्र हो गया।
अब देखिए ये बोल रहा है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण बन रहे हैं ये दोनों पूरक कोण हैं। यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, कोण ए और कोण बी, है ना। तो कोण ए और कोण बी दोनों के दोनों कोण किस तरह के? पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जो मिलाकर के कितने हो 90 डिग्री के बराबर, उसे पूरक कोण कहते हैं। तो दोनों मिलाकर के कितने हैं? 90। अब इनमें से किसी भी एक कोण को आप थीटा मान लीजिए। तो कोण ए को जैसे मान लिया मैंने थीटा, है ना। तो थीटा प्लस कोण बी बराबर 90। जो दूसरा वाला कोण है वो कितना हो जाएगा? 90। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस थीटा। तो पूरा कोण के हिसाब से कोण ए अगर आप थीटा मान के चल रहे हो तो कोण बी आप क्या मानोगे? ये आप मानोगे 90 माइनस का थीटा। तो ये आप यहाँ पे लिख दें। तो ये वाला कोण है हमारा थीटा और ये वाला कोण है हमारा 90 माइनस का थीटा। ठीक है, इस तरह से ये दो कोण हैं। अब हम चलते हैं सीधे त्रिभुजों में। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी में यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए डी सी, इस वाले त्रिभुज को आप देखिए। इसमें हमें क्या क्या पता है? इसमें हमें आधार जो है, आधार क्या है? आधार ए डी जो हमें पता है कितना? 4 मीटर। यहाँ पे हमें कोण जो है वो भी पता है कितना? थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? सी डी जो मीनार की ऊंचाई है वही हमें निकालनी है इसमें। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पे कितनी है? सी डी जो हमें निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लंब, हमें लंब सी डी जो हमें निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो भी आपके पास में आए तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप चित्र बना लें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। उसके बाद में दूसरी चीज़ होती है कि आप चित्र के हिसाब से आपको क्वेश्चन के अंदर जो कुछ भी दे रखा है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, और जो आपको निकालना है साथ में उसको भी देख लीजिए कि वो भी आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर जो आपको दिया हुआ है और जो आपको निकालना है उसको देख करके आप ये सोचिए कि यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा। तो ये सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका है ये चीज़ पता करने का कि यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, क्योंकि ये नवी प्रश्नावली ज़्यादातर 10 वाले सूत्रों पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आधार जो हमें दे रखा है और हमें लंब निकालना है। आधार और लंब के लिए कौन सा सूत्र लगता है? 10 वाला सूत्र लगता है, इसलिए आप यहाँ पे लगाएंगे 10 वाला सूत्र। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। इसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, लाल बटा कक्का वाला, है ना। इसमें जो पहला वाला होता है ये होता है साइन, उसके बाद में होता है कोस, उसके बाद में होता है tan। तो ये तीसरा वाला है लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब कितना यहाँ पे? सी डी, आधार कितना है यहाँ पे? 4। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर सी डी बटा 4। एक बार आप इसको ऐसे ही लिख लेंगे तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद में आप दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज बी सी और डी में। त्रिभुज बी सी डी में तो इसमें आधार है हमारे पास में बी डी, कितना दे रखा है? 9 मीटर। कोण जो है वो हमारे पास में है यहाँ पे 90 माइनस थीटा। और निकालना क्या है यहाँ पे? सेम वही चीज़ निकालनी है, लंब। इस वाले त्रिभुज के अंदर भी आप बड़े वाले त्रिभुज को देखिए, बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे तो ये जो है ये हमें 9 पता है, ये कोण हमें पता है, और ये हमें निकालना है सी डी। तो यहाँ पे लंब है सी डी जो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ है, आधार और लंब है तो कौन सा सूत्र काम में आएगा? यहाँ पे भी 10 वाला सूत्र काम आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा का काम कौन कर रहा है इधर? 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर लंब क्या है यहाँ पे? सी डी बटा आधार क्या है यहाँ पे? 9। ठीक है, इसको आप आगे करें तो कोट थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा बराबर सी डी बटा 9। ठीक है, इसे आप क्या कर लें? या तो इसका वज्र गुणा कर लें, हम इसका tan थीटा वाला मान निकालेंगे और फिर समीकरण 1 और जो भी आएगा उन दोनों को बराबर रखेंगे तो हमारे पास में सी डी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका वज्र गुणा भी कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कि ऐसे जो ये भिन्न संख्या है इसको हम जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको सीधा उल्टा कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा tan थीटा बटा 1 बराबर ये हो गया 9 बटा सी डी। tan थीटा बटा 1 का मतलब क्या होता है? tan थीटा ही होता है। तो tan थीटा बराबर 9 बटा सी डी। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 2।
ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में भी बायां भाग tan थीटा है और समीकरण 2 में भी बायां भाग क्या है, tan थीटा है। दोनों का एक तरफ वाला जो भाग है वो बराबर है, इसलिए इन दोनों का दायां भाग जो है वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम आगे करते हैं। समीकरण आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में था CD/4, समीकरण 2 में था 9/CD। दोनों तरफ वज्र गुणा कर लेंगे, तो CD को CD से गुणा किया तो CD इंटू CD बराबर 4 इंटू 9। तो ये हो गया CD² बराबर 9 चौक 36। तो CD बराबर हो गया √36। तो CD बराबर हो गया √36 का मतलब क्या होता है, 6। और इकाई किस में चल रही थी, मीटर में चल रही थी, तो ये 6 मीटर। तो ये CD जो थी वो क्या थी, मीनार की ऊंचाई थी। तो आप आगे लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर आ गई हमारे पास में 6 मीटर। हम लिख सकते हैं अतः इससे सिद्ध होता है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आकृति में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये चित्र जो है, ये सबसे पहले चित्र दे रखा है तो हम इसको समझ लेते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है ABC जिसकी हर एक भुजा जो है 20-20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो एक भुजा 20 की है, तो सारी भुजाएं कितने कितने की है, 20-20 की है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे 3 त्रिज्य खंड जो है ये बनाए हुए हैं। ये जो है उस त्रिज्य खंड जो है उसका क्या है, केंद्र है, और ये वाली जो है ये त्रिज्याएं हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, ये इसका जो केंद्र हो गया। और समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि इसका जो प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, जब हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम इन तीनों त्रिज्य खंडों का जो क्षेत्रफल है ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो होता है समबाहु त्रिभुज के लिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा की जरूरत पड़ती है जो हमारे पास में पहले से ही है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वो है R और थीटा। R मतलब त्रिज्या जो हमारे पास में 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और थीटा मतलब कोण जो हमारे पास में कितना है, 60 डिग्री है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे तीनों के तीनों जो त्रिज्य खंड है उनका क्षेत्रफल आपस में है समान। तो हम यहाँ पे जो तीनों का अलग अलग नहीं निकाल के एक का निकाल के अगर 3 को गुणा कर देते हैं तो भी इन तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई चित्र की बात। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो आप सबसे पहले चित्र जो है इसके अंदर जो चीज़ें आपको दे रखी हैं पहले आप उन चीज़ों को लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज जो है की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तथा त्रिज्य खंड जो है, त्रिज्य खंड और तीनों त्रिज्य खंड एक समान है। तो हम तीनों का एक साथ ही लेके चलते हैं। तीनों त्रिज्य खंडों की जो त्रिज्या है ये है हमारे पास में R कितनी, 10 सेंटीमीटर, और जो थीटा है वो है हमारे पास में कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 इंटू एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, माइनस 3 इंटू त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² θ/360। ठीक है, अब हम इसमें मान रख देते हैं। √3 का मान होता है 1.73 बटा कितना, 4। भुजा कितनी है, 20। कितनी बार लिखनी है, स्क्वायर है इस वजह से 2 बार लिखनी है, 20 इंटू 20 माइनस
3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14 इंटू आर कितनी है 2 बार लिखनी है 10 थीटा कितना है 60 बटा में कितना लिखना है 360। ठीक है, अब देखिए इसकी काटापीटी कर लीजिए। तो ये जाएगा कितनी बार 5 बार। ठीक है, इधर देखें तो ये बिंदु से ये बिंदु गया, 6 से ये कटेगा कितनी बार 6 बार। इसको आगे करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा कितनी बार 2 बार, ये कितनी बार जाएगा 5 बार। यहाँ पे हम पॉइंट हटा लेंगे अगले स्टेप में, इसमें भी हम पॉइंट हटा लेते हैं। तो 173 हो जाएगा, 2 के बाद में बिंदु है तो इसको हम 100 लिख देंगे, इंटू 5 को 20 से गुणा किया तो ये भी 100 हो जाएगा, माइनस इसका पॉइंट हटाया तो 314 बटा में कितना 100 इंटू यहाँ देखिए 10 इंटू 5 एक बिंदु से ये एक बिंदु और कट गया, 2 बिंदुओं से 2 बिंदु कट जाएगी। इधर 5 से कटेगा कितनी बार 2 बार, और ये इससे कटेगा 2 एकम 2, बच गए कितने 1 और 11, 2 पंजे 10 और 2 संते 14। तो ये हो गया 173 माइनस 157। और जब आप 173 में से 157 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा, और ये इकाई किस में चल रही थी सेंटीमीटर में चल रही थी, तो ये आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण A है 5y + 5, कोण B है 4y - 4, कोण C है x + 10 तथा कोण D है 2x + 4, तो x और y के मान ज्ञात करो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज का हमें चित्र दे रखा है। तो यहाँ पे कोण A का जो मान है वो है हमारे पास में 5y + 5, कोण C का जो है वो है x + के 10, कोण B है वो है 4y - 4, और कोण D है ये है हमारे पास में कितना 2x + 4। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसकी विशेषता क्या होती है कि उसमें आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पे कोण A और कोण C ये मिलाकर के कितने होंगे 180 डिग्री होंगे। कोण A का मान है यहाँ पे 5y + 5 प्लस कोण C का जो मान है वो है यहाँ पे x + के 10। तो ये कितना हो गया, ये हो गया x + 5y, या फिर इसको हम 5y + x, और ये 10 और 5 हो गए 15 बराबर 180। तो ये हो गया 5y + x बराबर 180। इसको उधर भेजेंगे 15 माइनस कर देंगे तो 5y + x बराबर ये हो जाएगा 165। ठीक है, इसको हम x के मान को आगे लिख दें तो प्लस का x + 5y बराबर 165, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो दूसरे वाले दो कोण हैं कोण B + कोण D, कोण B + कोण D ये भी मिला के कितने होंगे 180। कोण B का मान है यहाँ पे 4y - 4 प्लस कोण D का मान है यहाँ पे 2x + के 4 बराबर कितना 180। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4y + का 2x प्लस 4 और -4 दोनों कट जाएंगे तो बराबर हो गया 180। अब ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2y बच जाएगा, यहाँ बचेगा x बराबर 180। तो ये हो जाएगा 2y + x बराबर 180 बटा 2, तो कितना बचा 90। तो ये इसको हम सीधा कर लें तो ये हो जाएगा x + के 2y बराबर 90। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और जो समीकरण 2 है इन दोनों समीकरणों को हल करके x y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो x + 5y बराबर 165 और x + के 2y बराबर 90। माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस ये भी माइनस कट जाएगा। 5y में से 2y गए तो कितने आए 3y, 165 में से 90 गए तो ये कितने बचे 75। तो y बराबर हो गया 75 बटा 3, 3 दूनी 6 बच गया कितना 1 15, तो ये हो गया 3 पंजे 15। तो y का मान तो हमारे पास में कितना आ गया 25 आ गया। और यहाँ पे x का मान निकालना है
तो x प्लस 2y समीकरण 2 से कर रहे हैं हम। x प्लस 2y बराबर 90, यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से। मान रखेंगे तो x प्लस 2 गुणा 25 बराबर 90। तो x प्लस 25 दूनी 50 बराबर 90। तो x बराबर हो गया 90 माइनस 50। तो x बराबर कितना हो गया 40। तो x और y का हमारे पास में मान आ गया। आगे इसने x और y का मान ही पूछा था, तो यहीं पे हमारा आंसर खत्म होता है। x बराबर 40 और y बराबर 25। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन है √1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस के कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। और दूसरा क्वेश्चन है साइन की घात 6a प्लस कोस की घात 6a बराबर 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a। ठीक है, तो ये दोनों त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहला वाला देख लेते हैं। तो ये है अंडर के अंदर 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा। इसे हमें लेके आना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, तो ये होता है RHS और ये होता है LHS। हम एक साइड लेके चल रहे हैं और इसको हम दूसरी साइड के बराबर लेके आएंगे। तो √1 प्लस के कोस थीटा बटा 1 माइनस के कोस थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं साइन थीटा कोस थीटा वाले, तो उसे हम क्या करते हैं, नीचे जो भी आपको पद दे रखा होता है इसके विपरीत निशान वाले पद से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम गुणा करेंगे 1 प्लस कोस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस वाला था, इसलिए हम प्लस वाले से गुणा करेंगे। 1 प्लस कोस थीटा ऊपर और 1 प्लस कोस थीटा नीचे। इसे जब आप आगे करेंगे तो ऊपर वाले दोनों सेम एक जैसे हैं, तो दोनों एक एक घात की वजह से दोनों की घात लग जाएगी 2, स्क्वायर हो जाएगा। एक इसकी घात इस पूरे की और एक इस पूरे की घात, दोनों 2 घात हो गई। नीचे वाले जो हैं यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाला सूत्र बना रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। यहाँ पे सूत्र लग रहा है हमारे पास में a प्लस बी a माइनस बी वाला। तो पहली संख्या का स्क्वायर कर देंगे माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देंगे। इसको जब आप आगे हल करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा a का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर आगे 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और ये जो सूत्र है नीचे वाला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये अंडर के अंदर है दोनों, तो यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है तो एक बार निकल जाएगा, और यहाँ पे भी साइन का क्या है, स्क्वायर है, तो ये भी एक बार निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर, ये चीज़ रूट के बाहर आ गई। अब इसको हम दोनों के नीचे लगा देंगे साइन को, तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा प्लस ये कोस के नीचे भी लगा देंगे, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब 1 बटा साइन का मतलब क्या होता है, 1 बटा साइन का मतलब होता है कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। और कोस बटा साइन का मतलब क्या होता है, कोट थीटा होता है। ठीक है, इसे आप देखें तो ये यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा यही लाना था हमें, तो ये बराबर हो गया RHS। तो इम्प्लाइज दैट LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है साइन की घात 6a प्लस कोस की घात 6a। तो इसका भी हम LHS लेके चलते हैं। साइन की घात 6a प्लस कोस की घात 6, इसको हमें इसके बराबर लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं। ये बनेगा साइन स्क्वायर a का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर a का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बन रहा है एक, अगर हम इसको a माने तो a क्यूब प्लस इसको हम b माने तो b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो आप सोचिए ऐसा कौन सा सूत्र होता है जिसमें a क्यूब प्लस b क्यूब आता है। तो ऐसा सूत्र होता है a प्लस b का होल क्यूब, जहाँ होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये सूत्र होता है। तो अगर हमें ये पूरा मिल जाए तो हम इसको ये बना सकते हैं। अब हमारे पास में इस क्वेश्चन में ये तो हमें मिल रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन हमारे पास में ये नहीं है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ये एक बार जोड़ देंगे, 3ab a प्लस बी, ये एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे।
क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि काटने पे क्या मिलने वाला है, जीरो है, तो जीरो आप किसी भी संख्या में जोड़ें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें ये जो अगर हम ये काम करेंगे तो उससे हमें आगे जाके रिजल्ट मिलेगा, इसलिए हम ऐसा काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है हमारे लिए? साइन स्क्वायर ए कर रहा है। और बी का काम कौन कर रहा है हमारे लिए? कोस स्क्वायर ए कर रहा है। तो हम क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, ये देखिए। तो 3 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो हम जोड़ेंगे और ये का यही हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 3 इंटू साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। सूत्र के हिसाब से ये बनाने के लिए हम ये दोनों जोड़ रहे घटा रहे हैं, इसमें मैंने मान रखा और ये का ये हम इधर कर देंगे अभी। तो ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे मैं लिखूँ प्लस का 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये वाला माइनस वाला 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए। आगे करेंगे तो देखिए ये बन गया अब ए क्यूब, ये बन गया बी क्यूब, ये बन गया 3ab और ये हो गया a प्लस बी। तो ये जो इतना इतना भाग है ये मिल करके हमारे पास में बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a क्या है यहाँ पे? साइन स्क्वायर a प्लस b क्या है यहाँ पे? कोस स्क्वायर a, इसका बन जाएगा होल क्यूब। ठीक है, आगे अब जो शेष बच गया वो लिख देंगे ऐसे कैसे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो गया 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, और ये भी क्या है? 1 बन गया। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो आगे करेंगे 1 का क्यूब क्या हो गया? 1 हो गया, माइनस ये पूरा इस 1 से गुणा होके क्या बन गया? यही वापस आ गया। तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर, और यही चीज़ हमें लेके आनी थी। तो ये आ गया हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें एक सारणी दे रखी है और इसका हमें माध्यक और बहुलक दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माध्यक। इसमें आपको वर्ग दे रखे हैं 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48, 8 का गैप है इनमें, और इसके साथ में ही इनकी बारंबारता दे रखी है। तो जब भी आपको माध्यक निकालना होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? उसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। यहाँ पे CF का मतलब है संचयी बारंबारता। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले जो बारंबारता का पहला मान होता है ये हम ऐसे कैसे लिख देते हैं? तो ये 42 था, ऐसे कैसे लिख दिया? 42। अब आप इनमें ये जो नीचे वाला मान है जोड़ते चलेंगे। तो 42 और 30 ये कितने हो गए? 72। 72 और 50 ये कितने हो गए? 122। 122 और 22 ये कितने हो गए? 144। 144 और 8 ये कितने हो गए? 152। 152 और 5 ये कितने हो गए? 157। ठीक है, अब आपने संचयी बारंबारता निकाल ली। अब आप क्या करेंगे? एक बार आप इस F का टोटल करके चेक कर लेंगे। अगर इसका टोटल इस संचयी बारंबारता के अंतिम मान के बराबर आता है तब तो ये आपने जो निकाली है संचयी बारंबारता ये सही है, अदरवाइज आपकी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है। तो इसलिए हम F का टोटल निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे 8 और 2 10, 10 और 5 हो गया 15, 15 और 2 हो गया 17, 17 का हो गया 7, हाथ से लगी 1, 1 और 2 हो गए 3, 5 और 3 हो गए 8, 8 और 3 हो गए 11, 11 और 4 हो गए 15, 157। तो यहाँ पे जो F का टोटल है ये भी हमारे पास में कितना है? 157। और संचयी बारंबारता का अंतिम मान है ये भी कितना आया था? 157। मतलब आपने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब हम आगे क्या करते हैं? आगे करने के लिए ये जो आपके पास में आया है ना, इसको हम बोलते हैं वैसे तो सिग्मा F। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, इन सब का जो जोड़ना है वो आया 157, और इसे ही हम सिग्मा F को ही बोलते हैं N। इनका सबका जो योग है इसे हम N बोलते हैं।
तो n हमारे पास में है 157, फिर हम निकाल लेते हैं n/2, मतलब 157 का आधा। तो आप 157 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 14 17 हो गए। तो ये कितने हो गए, 2 8 16, बच गया कितना, 1, ये 10 हो जाएगा, तो ये जाएगा 5, 78.5। आप जब 157 में 2 का भाग देंगे तो यही आएगा। अब आप क्या करेंगे, 78.5 जो है इससे जस्ट आगे वाला जो भी नंबर है ये CF में देखेंगे। तो 78.5 है, इसके आगे वाला नंबर है यहाँ पे 122। तो ये हो गया आपका यहाँ पे माध्यक वर्ग। क्या हो गया, माध्यक वर्ग। ठीक है, अब जो माध्यक वर्ग है इसमें जो सबसे वर्ग है, इसकी जो वर्ग अंतराल है, इसका जो छोटा वाला मान होता है ये हमारे लिए मान होता है किसका, L का। ठीक है, आगे देखिए, हम पहले सूत्र लिख लेते हैं। तो माध्यक का जो सूत्र होता है वो है L प्लस ब्रैकेट n/2 - c/f × h। इसके जो अलग अलग मान है पहले हम वो लिख लेते हैं। L यहाँ पे निम्न सीमा है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है यहाँ पे 16। n/2 का मान हमारे पास में कितना आया है यहाँ 78.5। c का मान आया है हमारे पास इधर कितना, इसके साथ वाली जो बारंबारता है इसको हम बोलते हैं f। इस संचयी बारंबारता में जस्ट पीछे वाली जो बारंबारता होती है इसको हम बोलते हैं CF। तो यहाँ पे ये तो है CF और ये है यहाँ पे F। ठीक है, तो C का मान आएगा कितना, 72। F का मान आएगा कितना, 50। H यहाँ पे अंतराल कितने कितने का, 8 8 का, तो ये हो गया H कितना, 8। अब आप ये सारे मान इसमें सूत्र में लग देंगे तो माध्यक बराबर हो जाएगा L कितना है 16 प्लस ब्रैकेट में 78.5 माइनस 72 बटा F कितना है 50 इंटू H कितना है 8। आगे करेंगे तो 16 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 78.5 है, इसमें से आप माइनस करेंगे 72 तो आप इसको लिख देंगे 72.0, माइनस करके देख लेंगे तो आ जाएगा 6.5। तो ये हो जाएगा 6.5 बटा कितना 50 इंटू 8। आगे करेंगे तो 16 प्लस इसका पॉइंट हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 65। 50 पहले से ही था, पॉइंट हटाएंगे, एक के बाद में है तो इस वजह से नीचे आ जाएगा 10 इंटू में आ जाएगा 8। काटा पीटी कर लेंगे तो इसको तो आप छेड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, इधर ही आपको जो करना है वो करेंगे। तो 2 4 हो गए 8 और 2 5 हो गए कितने 10, 2 दूनी हो गया 4 और 2 का इधर हो गया कितना 25। ऊपर नीचे में 5 से जा रहा है तो 5 1 5, बच गया कितना 1 15, तो 5 थी 15, ये हो गया 5 5 25, तो ये हो गया 5। आगे इसको हम करें, माध्यक निकाल रहे थे आप, तो माध्यक बराबर 16 प्लस इधर क्या आया, ऊपर क्या क्या बचा, ऊपर बचा 13 और 2 मतलब 13 दूनी 26 बटा नीचे कितना आया 5 5 25। तो 16 प्लस अलग से भाग देके देख लेंगे, 26 में जब आप 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 25 बच गया 1 में भाग जाता है नहीं, तो ये आएगा 1.04। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 17.04 आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 10 था इसका पहला माध्यक वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का पार्ट सेकंड, बहुलक निकालने वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको वर्ग दे रखा है और इसकी बारंबारता दे रखी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मान वाली जो बारंबारता f का मान है उसको हम अलग से नोट कर लेते हैं और ये जो है ये आपका बन जाता है इसमें बारंबारता वर्ग। ये आपका है बारंबारता वर्ग। ठीक है, ये है बारंबारता वर्ग। अब हम सूत्र के हिसाब से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो बहुलक का जो सूत्र है वो है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसके अंदर जो जो मान हमें काम में आने हैं वो हम अलग से लिख लेते हैं। सबसे पहले L मतलब निम्न सीमा, बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा जो क्या है यहाँ पे, ये है 16। तो L का मान आ जाएगा हमारे पास में 16। उसके बाद ये जो 3 मान है ये हमारे लिए बहुत काम के हैं। ये है हमारे लिए F0, ये है हमारे लिए F1 और ये है हमारे लिए F2। ठीक है, तो F0 है यहाँ पे कितना 30,
F1 है यहाँ कितना 50 और F2 है यहाँ पे कितना 22। ठीक है, H वर्ग अंतराल, इसमें कितने कितने का अंतर है संख्याओं में, वर्ग में, वो है 8, तो H का मान आ जाएगा 8। अब ये जो मान है वो हम इसमें लिख देंगे 16 प्लस F1 है कितना 50 माइनस F0 30 बटा 2 इंटू F1, तो ये हो गया 50 माइनस F0 है 30 माइनस F2 कितना है 22 इंटू हो गया H मतलब 8। इसको आगे करेंगे तो 16 प्लस 50 में से 30 किया तो कितना हो गया 20 हो गया, तो ये हो गया 100 माइनस, अब माइनस का 30 और माइनस के 22 ये दोनों एक जैसी मतलब एक समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं, तो दोनों को जोड़ लेंगे और निशान माइनस का लगा देंगे। तो 0 और 2 हो गया कितना 2 और 3 और 2 हो गया कितना 5 इंटू 8 बराबर, तो 16 प्लस आगे करेंगे तो 20 बट्टा 100 में से 52 गए तो कितने बचे 48 इंटू 8। ठीक है, अब हम काटा पीटी कर लेंगे तो ये सीधा सीधा कट रहा है इधर 8 6 48। आगे और करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा कितना 10 और 2 का भाग देंगे 2 3 6, यहाँ आएगा कितना 3। तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनल 16 प्लस 10 बट्टा 3। तो आप 16 प्लस ये तो आप लास्ट तक ऐसे ही चलते देंगे, 10 में 3 का भाग दिया तो 3 तिया 9, बच गया कितना 1, 10 हो जाएंगे 3 तिया 9, तो हम एक अंक तक ही निकालेंगे दशमलव के आगे। और फिर इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे एक पॉइंट की संख्या एक बिना पॉइंट की संख्या हो तो आपको सीधे सीधे जोड़ देना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ ही नहीं है ये। तो 16 और 3 कितने हो गए 19.3, तो ये आपके बहुलक का जो है आंसर आ गया 19.3, और आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं लगभग आंसर। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 10 था इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है।